अच्छा भाई, लेक्चर का सेकंड पार्ट अब स्टार्ट कर लें, जिसका मैंने जिक्र किया था आपसे। सेकंड पार्ट हम शुरू करेंगे, जिसमें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और रेडियो एक्टिविटी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, जितना टाइम हो उस हिसाब से। तो अभी ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से हम बात शुरू करते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए जो साइंटिस्ट है उसका नाम है गोल्डस्टीन। ठीक है, गोल्डस्टीन साइंटिस्ट का नाम है। गोल्डस्टीन ने क्या किया कि इसने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। ठीक है भाई, गोल्डस्टीन ने क्या किया, इसने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हुए इसने 2 चेंजिंग्स की। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये जाहिर सी बात है, इसके जहन में कोई आइडिया तो होगा कि उसने ये रिपीट क्यों किया, तो वो भी सुन लें। इससे आइडिया इसका ये था कि अगर एटम में एक पार्टिकल नेगेटिव डिस्कवर हो चुका है, जैसे इलेक्ट्रॉन, तो कोई ना कोई पॉजिटिव पार्टिकल भी होना चाहिए जो उसको न्यूट्रलाइज करे, क्योंकि एटम इज़ अ न्यूट्रल बॉडी। आप सबको पता है एटम इज़ अ न्यूट्रल बॉडी। तो एक पार्टिकल अगर नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव भी होना चाहिए, ताकि एटम को न्यूट्रल साबित करना आसान हो। एक पार्टिकल नेगेटिव, एक पॉजिटिव। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने सोचा कि हो सकता है कि जिस वक्त कैथोड रेज निकल रही हो उसी वक्त कुछ ऐसी रेज भी हों जो कैथोड रेज तो विजिबल थी, निकल रही थी, दिख रही थी। लाइट ग्रीन कलर की रेज भी लिखते हैं बाज़ जगह इस इनको, तो विजिबल थी। लेकिन उसने कहा हो सकता है कुछ इनविजिबल रेज हो, इंसानी आँख से दिखाई ना दे रही हो और वो मूव कर रही हो नेगेटिव की तरफ, यानी वो खुद पॉजिटिव हो और नेगेटिव की तरफ मूव कर रही हो, और वो प्रोटॉन हो, लेकिन उनका क्योंकि विजिबिलिटी नहीं है लिहाजा इग्नोर हो गई हो। इस बात को जहन में रखते हुए इसने रिपीट किया एक्सपेरिमेंट। 2 चेंजिंग इसने की। नंबर 1, इसने परफोरेटेड कैथोड लिया। कहानी की तरह सुन लें, बड़ा आसान सा एक्सपेरिमेंट है। परफोरेटेड कैथोड लिया इसने, नंबर 1। और नंबर 2 इसने क्या प्लेस की, इसने प्लेस की फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, इसे फोटोग्राफिक प्लेट प्लेस की कैथोड के पीछे। ठीक है, जैसे ये कैथोड अगर मैंने बनाऊँ आपको आसानी के लिए, कैथोड नेगेटिव है तो इसके ये पीछे सराउंड कर दिया इसने फोटोग्राफिक प्लेट्स, लाइक दिस। कि अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे कैसी रेज हुई, पॉजिटिव रेज हुई, तो ये ट्रैवल करेंगी और ट्रैवल करके ये जो होल हुए हैं, परफोरेशन का मतलब होता है होल, कैथोड में जो होल हुए हैं उसमें से गुजरेंगी और गुजर के इससे टकराएंगी। अच्छा, फोटोग्राफिक प्लेट की खास बात क्या होती है कि जब भी कोई उससे पार्टिकल टकराता है उस पर स्पॉट्स आ जाते हैं। तो एक लम्हे के लिए अगर मान लें कि वो सही बोल रहा है, तो अब ज़रा सोचना शुरू करें कि मान लिया कि जिस वक्त नेगेटिव रेज थी, कैथोड रेज थी, उसी वक्त पॉजिटिव रेज भी थी। तो ये जो पॉजिटिव रेज हैं, ये पॉजिटिव होने की वजह से किसकी तरफ ट्रैवल करेंगी, कैथोड की तरफ। कैथोड नेगेटिव होता है और उसमें जो होल्स हुए हैं उसमें से क्या हो जाएंगी, पास। और पास होने के बाद किससे टकराएंगी, फोटोग्राफिक प्लेट से। अब ये सारा कुछ सोच में है गोल्डस्टीन की। असल पता चलेगा फोटोग्राफिक प्लेट से। स्पॉट आ गए तो सही बोल रहा होगा, स्पॉट नहीं आया तो गलत बोल रहा होगा। तो स्पॉट्स आ गए, स्पॉट्स का आना ये साबित कर रहा है गोल्डस्टीन सही बोल रहा है। इसीलिए मैंने कहा छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, सादा सा। तो गोल्डस्टीन की बात सही निकली कि जिस वक्त डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में कैथोड रेज का वजूद था। अब अगर मैं आपको लॉजिक से पढ़ाऊँ तो लॉजिक मैंने आपको ये दी थी पिछले लेक्चर में कि गैस आयनाइज हो रही है। देखें, ये यहाँ से कॉन्सेप्ट बना था कि गैस क्या हो रही है, आयनाइज हो रही है। अब जब गैस आयनाइज हो रही है तो उसमें पॉजिटिव आयन भी है, नेगेटिव आयन भी है। तो ये जो पॉजिटिव आयन गैस के आयनाइज होने से बना है, इसी की बात कर रहा है गोल्डस्टीन। ये मैंने हाथ के हाथ आपको याद दिला दिया, समझ में अच्छा आएगा। तो गोल्डस्टीन ने जिस पॉजिटिव पार्टिकल की बात कर रहा है वो बेसिकली किस क्यों बना है, ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ गैस एट हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर। तो आपको पता है, तो गैस, ये जो आयनाइजेशन ऑफ गैस हो रही है, इसकी वजह से ये पॉजिटिव पार्टिकल का वहाँ वजूद है और वो ट्रैवल कर रहा है कैथोड की तरफ, होल में से पास हो रहा है। किससे टकरा रहा है, फोटोग्राफिक प्लेट से टकरा रहा है, स्पॉट्स दे रहा है। सही बात निकल आई किसकी, गोल्डस्टीन की। दिस इज कॉल्ड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, अब क्योंकि मैंने 4-5 दफ़ा ये बात रिपीट की कि ये आयनाइजेशन ऑफ गैस से बना है, तो ये एनोड से नहीं निकला है।
जिस तरह कैथोड रेस कैथोड से निकल रहे थे तो उनका नाम कैथोड रेस था, ये एनोड से नहीं निकल रहे, इसीलिए इनका नाम एनोड रेज नहीं है, बल्कि ये रास्ते में जनरेट हो रहे हैं। रास्ते का मतलब है कि ट्यूब के अंदर जनरेट हो रहे हैं गैस के आयनाइज होने से, इसीलिए इसका नाम रखा है इससे कैनाल। कैनाल कहते हैं दरमियानी रास्ते को। तो कैथोड एनोड के दरमियान में जो रास्ता है ना, उसमें ये गैस मौजूद है जो आयनाइज हो रही है, और उसके आयनाइज होने से ये बन रहे पार्टिकल, लिहाजा इनका नाम रखा उसने कैनाल रेज। और उसने कहा भाई कैनाल रेज में जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं दे आर प्रोटॉन्स, द पॉजिटिव पार्टिकल प्रेजेंट इन कैनाल रेज आर कॉल्ड प्रोटॉन्स। ये बात सबको क्लियर हो गई। अब ई बाय एम रेशो पे बस आखिर में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि ये आयनाइजेशन ऑफ गैस से बनते हैं, लिहाजा ये आयनाइजेशन ऑफ गैस पे डिपेंड करते हैं। कैथोड रेस के बारे में एक बात रह गई, अच्छा याद आ गई कि कैथोड रेस का गैस वैसे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई सी भी गैस हो, कोई सा भी इलेक्ट्रोड का मटेरियल हो, कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट वहाँ रह गया था, मैं सोच भी रहा था कौन सा पॉइंट रह गया। तो कैथोड रेस की जो प्रॉपर्टीज़ है उनका गैस से कोई ताल्लुक नहीं है और कैथोड से भी कोई ताल्लुक नहीं है। पर यहाँ पर क्योंकि एक बन ही गैस से रहे, गैस के आयनाइज होने से बनने, लिहाजा जो कैनाल रेज हैं ये डिपेंड करती हैं गैस के ऊपर। ये जहन में रखना है, इनका जो चार्ज होगा वो डिपेंड करेगा गैस के ऊपर, कौन सी गैस है। तो बस इतनी फर्दर डिटेल नहीं है, पर इतना जहन में रखें, दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रे डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, क्योंकि ये बनते ही गैस से हैं, तो अभी गैस से बन रहे हैं तो गैस पे डिपेंड करेंगे। अब इनका ई बाय एम रेशो बात कर लेते हैं। तो ई बाय एम रेशो में ई चार्ज है, चार्ज आपको पता है कैथोड एनोड का बराबर होता है, कैथोड एनोड बोल रहा हूँ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बराबर होता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है, लिहाजा असल लड़ाई है मास की। तो क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत कम होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, ये 9 में पढ़ा था आपने, और मास अपॉन के नीचे लिखा हुआ है, तो रिलेशन कैसा, इन्वर्स। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका ई बाय एम रेशो कम होगा, जिसका मास कम होगा उसका ई बाय एम रेशो ज़्यादा होगा। तो किसका ई तो दोनों का बराबर है, तो किसका मास कम है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है। किसका मास ज़्यादा है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा है। तो इसका मतलब है ई बाय एम रेशो किसका ज़्यादा हुआ, इलेक्ट्रॉन का, और ई बाय एम रेशो किसका कम हुआ, प्रोटॉन का। वजह क्या है, वजह ये है कि एम डिवाइड में लिखा हुआ है, तो एम से रिलेशन इन्वर्स है। इलेक्ट्रॉन का मास कम है, लिहाजा उसका ई बाय एम रेशो ज़्यादा है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा है, लिहाजा उसका ई बाय एम रेशो कम है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी आई होप, कि ये हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी डिस्कस कर लिया। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले डिस्कस हम कर चुके थे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी हो गया। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, जैसे मैंने कहा इस तरह के टॉपिक को 1 से 2 दफ़ा अगर सुनना पड़े तो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं आप। अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी का जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, इसको कहानी की तरह याद रख सकते हैं। ठीक है भाई, कहानी की तरह इसको आपने याद रखना। साइंटिस्ट का नाम था हेनरी बेकरेल, हेनरी बेकरेल, ठीक है, स्पेलिंग के तौर से आप निकल गए। हेनरी बेकरेल साइंटिस्ट का नाम था। हेनरी बेकरेल ने ये बात प्रपोज की, ठीक है, ये प्रपोज का वर्ड है। प्रपोज का वर्ड वहाँ इस्तेमाल होता है जब एक्सपेरिमेंट नहीं होता। एक्सपेरिमेंट दूसरे लोगों ने किया, रदरफर्ड ने भी किया, और मैरी क्यूरी और पायरी क्यूरी ने किया, वो इसके बाद बात करेंगे एक्सपेरिमेंट में। प्रपोजल दिया किसने, हेनरी बेकरेल ने। इसने कहा, हेनरी बेकरेल ने प्रपोजल दिया कि ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है, पता नहीं उसके जहन में कैसे आया हुआ, एक्सपेरिमेंट वगैरह तो किए होंगे उसने भी, बहरहाल, पर यहाँ प्रपोजल का वर्ड है। इसने प्रपोज किया कि वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है वो नेचुरली अनस्टेबल है, दे आर नेचुरली अनस्टेबल, और नेचुरली अनस्टेबल है ड्यू टू एक्सेस ऑफ एनर्जी। दे आर नेचुरली अनस्टेबल ड्यू टू एक्सेस ऑफ एनर्जी, यानी उनके पास एनर्जी ज़्यादा है। अब ये बात आपको पता नहीं जहन में है कि नहीं, इस लेवल पे होनी चाहिए कि जो नॉन लिविंग बॉडीज़ होती हैं एटम समेत, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो ये खुश नहीं होते, कम होती है तो खुश होते हैं। ये वजह है कि जब बॉन्डिंग होती है ना तो एटम एनर्जी रिलीज़ करता है, बॉन्डिंग पे वो खुश होता है, स्टेबल होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता, रिलीज़ करता है।
तो एटम हमेशा चाहता है कि उसकी एनर्जी कम हो जाए। यहाँ पे हेनरी बेकरेल कह रहा है कि दुनिया में कुछ ऐसे एटम हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है और उनके पास एनर्जी ज़्यादा है, एक्सेस ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए उनको पर है, लिहाजा वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। अब ये जो जुमले हैं ना, ये कहानी की तरह याद रखने, नोट्स वोट्स हर जगह लिखे होते हैं, जहन में रखने कहानी की तरह कि ये जो एक्सेस ऑफ एनर्जी उनके पास है ना, इसको ये करते हैं रिलीज़, और हीट की फॉर्म में रिलीज़ नहीं करते बल्कि रिलीज़ करते हैं रेडिएशन की फॉर्म। ये रेडिएशन किसी और किसी दूसरी रे से मैच नहीं करती, ये बिल्कुल अलहदा सी रेडिएशन है। इनकी कुछ ख़ास बातें हैं, जैसे कि ये इनविजिबल है, इंसानी आँख से दिखाई नहीं देती, जैसा कि ये ख़तरनाक है, हार्मफुल हैं, और जैसा कि ये हाईली पेनिट्रेटिंग है, दीवार वगैरह में से, मेटल वगैरह में से पास हो जाती है। इन रेस का नाम उसने रखा रेडियो एक्टिव रेस, और जिन एटम में से निकलती हैं उनका नाम रखा रेडियो एक्टिव एटम्स, और फिनोमेना का नाम रखा रेडियो एक्टिविटी। तो कहानी में आपको एक दफ़ा और सुनाता हूँ। हेनरी बेकरेल ने ये प्रपोजल दिया कि ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होगा वो नेचुरली अनस्टेबल है, क्योंकि उनके पास एनर्जी ज़्यादा है और वो एनर्जी उनको नहीं चाहिए, लिहाजा उस एनर्जी को वो रिलीज़ करते हैं उस मेथड से जो नेचर या अल्लाह ताला चाहता है। तो अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि इंसानों को एनर्जी मिले, सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं ये हीट की फॉर्म में रिलीज़ करने के बजाय रेडिएशंस की फॉर्म में रिलीज़ करते हैं, और ये जो रेडिएशन है दे आर नेचुरल, इंसान का कोई इसमें मलदखल नहीं है। ये जो रेडिएशंस हैं ये इनविजिबल हैं, हाईली ख़तरनाक, हार्मफुल हैं, और साथ में हाईली पेनिट्रेटिंग है, यानी ये मेटल और वॉल वगैरह में से पास हो जाते हैं, इंसान को पता भी नहीं चलता। दीज रेडिएशंस आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव रेडिएशन, और जिन एटम में से ये बाहर आते हैं इनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एटम्स, और फिनोमेना का नाम रखा रेडियो एक्टिविटी। फिनोमेना का नाम हो गया क्या भाई? फिनोमेना का नाम हो गया रेडियो एक्टिविटी। फिनोमेना इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। अब जाहिर सी बात है, इतनी लंबी चौड़ी बातें कोई करेगा, कोई साइंटिस्ट के एक मेटल है या सब्सटेंस है उसमें से रेज़ बाहर आ रही हैं, इंसान देख नहीं सकता और ख़तरनाक है और हाई एनर्जी और फला फला, तो लोग तो नहीं मानेंगे ना, बोलेंगे अंधी में बातें कर रहा है, दिख रहा कुछ है नहीं। तो एक्सपेरिमेंट तो ज़रूरी था। तो एक्सपेरिमेंट जैसे कहा मैंने, रदरफोर्ड ने भी किया और मैरी क्यूरी और पायरी क्यूरी ने भी किया। रदरफोर्ड का भी नाम आता है और इन दोनों का भी नाम आता है, आपने जहन में रखना है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, वो बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट है कि इन्होंने लेड ब्लॉक लिया, मैं छोटी डायग्राम बना रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए आपके। लेड ब्लॉक लिया, लेड जो है वो अपनी हार्डनेस की वजह से मशहूर है। तो लेड ब्लॉक से फ़ायदा क्या होगा कि जो रेडियो एक्टिव रेज है ना उसमें से पास नहीं होंगी, क्योंकि ये हाईली पेनिट्रेटिंग है। तो और किसी चीज़ का मटेरियल होता है ना तो उसमें से ये पास होकर ना स्कैटर्ड हो जाती, फैल जाती। तो एक्सपेरिमेंट चाह रहा है ये फैले नहीं, तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्लेस किया और यहाँ पे लगा दिया फोटोग्राफिक प्लेट, जिसका पर्पज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फोटोग्राफिक प्लेट की ख़ास बात क्या है कि उसमें से अगर कोई पार्टिकल इनविजिबल भी गुजरेगा तो स्पॉट आ जाएगा। और साथ में यहाँ पे लगा दी पॉजिटिव फील्ड और यहाँ पे लगा दी नेगेटिव फील्ड। अब मान लो कि ये जो रेडियो एक्टिव रेस की कहानी है ना, ये कहानी है, इसमें से कोई हकीकत नहीं है। तो अब इसमें रेस तो बाहर आएंगी नहीं, तो जब रेस बाहर आएंगी नहीं तो जो बाहर दो चीज़ें लगाई हैं ना वो तो बस बैठी रहेंगी, कोई बाहर तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो लिहाजा जो फोटोग्राफिक प्लेट है वो एज इट इज़ जैसी आपने लगाई है ब्लैक वैसी वापस आ जाएगी। ऐसा कब होगा? जब उसकी बात गलत निकलेगी कि हाँ भाई हेनरी बेकरेल ने जो सोचा गलत है। और अब मान लो कि वो सही कह रहा है, ऐसा भी मान लो वाकई में इसमें से रेज़ निकल रही हैं। तो अगर ये रेज़ निकल रही हैं तो ये निकलने किससे टकराएंगी? फोटोग्राफिक प्लेट से टकराएंगी, और फोटोग्राफिक प्लेट से टकराएंगी तो स्पॉट्स देंगी। वो जो स्पॉट्स आएंगे उनकी बेसिस पे फैसला हो जाएगा। तो जो मैरी क्यूरी और पायरी क्यूरी थे, इन्होंने बताया कि भाई 3 जगह स्पॉट आए, कुछ स्पॉट सेंटर में आए, कुछ राइट साइड पे आए, कुछ लेफ़्ट साइड पे आए। यानी कुछ रेज़ यूँ मुड़ गई, कुछ ऐसे चली गई, कुछ यूँ मुड़ गई। जो पॉजिटिव की तरफ मुड़ी जाहिर सी बात है वो नेगेटिव होंगी, इनको बीटा रेस कहते हैं। ये क्योंकि बहुत मशहूर टॉपिक्स है तो तेज़ चल रहा हूँ। जो नेगेटिव की तरफ मुड़े जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव होंगे, इनको अल्फा रेस कहते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी फेमस। और जो सीधे चले जाएंगे समझो वो न्यूट्रल है, उनका पॉजिटिव नेगेटिव ने कुछ बिगाड़ा नहीं, दे आर कॉल्ड गामा रेस। तो ये बड़ा ही सादा तरीन एक्सपेरिमेंट है, मुझे तो बुक का आसान तरीन एक्सपेरिमेंट लगता ही है, जिससे कंफर्म हो गया कि हाँ भाई रेडियो एक्टिव रेस का वजूद है। और ये 3 तरह की रेज़ हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल। एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल। जो पॉजिटिव रेज़ है उनका नाम अल्फ़ा रेज़ है, जो नेगेटिव रेज़ है उनका नाम
बीटा रेज और जो सीधी चली गई न्यूट्रल रेज दे आर कॉल्ड गैमा रेज। अब जब ये एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया और लोगों को पता चल गया कि हाँ भाई इनविजिबल रेज हैं 3 तरह की, अल्फ़ा बीटा गैमा, तो फिर उनकी बारी बारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। कॉलम वाइज पढ़ा रहा हूँ मैं तीनों की प्रॉपर्टीज़, अल्फ़ा बीटा और गैमा। आपने इनको जहन में रखना, अगेन याद करने के दौर से निकले हुए हैं आप, तो रट्टा शट्टा नहीं लगाना आपने, मेमोराइज़ करना है, समझना है, जहन में बैठाना है। तो अल्फ़ा बीटा और गैमा रेज 3 तरह की रेज। अल्फ़ा रेज के बारे में वो कहता है, प्रॉपर्टीज़ कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 1 के जो अल्फ़ा रेज हैं इनका मास और इनका चार्ज, गौर से सुनना, इनका मास और इनका चार्ज हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर है। हीलियम न्यूक्लियस, ये मैं अलग से यहाँ समझाता हूँ कि हीलियम का जो एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, प्रोटॉन होते हैं 2, न्यूट्रॉन होते हैं 2। अब यहाँ हीलियम का न्यूक्लियस का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट में होता है, इतनी बुरा तो किसी ने नहीं पढ़ा होगा, तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होता है तो उसको हटा दो। तो अब ये बचा कौन कौन, ये बचा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एक अल्फा पार्टिकल जो होता है वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के बराबर होता है, यानी एक अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के बराबर होता है। और न्यूट्रॉन पे चार्ज तो होता नहीं है, प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है +1, तो अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज हो गया +2। +2 चार्ज क्यों हो गया भाई, +2 चार्ज क्यों हुआ, इसलिए कि 2 प्रोटॉन के बराबर है, तो एक प्रोटॉन पे +1 होता है तो 2 प्रोटॉन पे +2 हो गया। तो इसका मतलब है कि जो अल्फा पार्टिकल हैं चार्ज उन पे +2 है और मास उनका बराबर है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के बराबर। 10 दफ़ा ये बात मैं रिपीट की, एक अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के बराबर है। अब बुक इसको बार बार इस तरह बोलने के बजाय क्या बोलती है, हीलियम का न्यूक्लियस। आपने याद रखना है कि अल्फा पार्टिकल जो है ये हीलियम का न्यूक्लियस कहलाते हैं। अल्फा पार्टिकल्स आर कॉल्ड हीलियम न्यूक्लियस। बीटा जो है इनको फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जैसे हैं हर तरह से, बस इनकी स्पीड इलेक्ट्रॉन से तेज़ है और ये हार्मफुल है, इलेक्ट्रॉन हार्मफुल नहीं है। बाकी ये बिल्कुल एक जैसे हैं, चार्ज इनका इलेक्ट्रॉन जैसा है, मास भी इनका इलेक्ट्रॉन जैसा है, स्पीड इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। गैमा जो रेज है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपको मुझसे अच्छा आना चाहिए क्योंकि फिजिक्स में आप पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है कि इनको मूव करने के लिए मीडियम वगैरह नहीं चाहिए होता, ये मीडियम के बगैर ट्रैवल करते हैं, ये सबसे ख़तरनाक है, इनको ट्रैवल करने के लिए मदद नहीं चाहिए। तो दीज आर इलेक्ट्रो, ये इनकी पहले पॉइंट में डेफिनेशन मैंने बताई है। अल्फा पार्टिकल की डेफिनेशन क्या होगा कि ये हीलियम न्यूक्लियस है, बीटा की क्या होगी डेफिनेशन कि ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, और गैमा की डेफिनेशन क्या होगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, यानी इनको मूव करने के लिए किसी किस्म की मदद नहीं चाहिए। अब अगला पॉइंट सुने भाई, अगला पॉइंट क्या है कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, बीटा नेगेटिव है, गैमा न्यूट्रल है। ये बच्चों वाला पॉइंट है, इस पर कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, बीटा नेगेटिव है और गैमा न्यूट्रल है। 2 पॉइंट हो गए, ये लिखा नहीं मैंने, आसान था बहुत ज़्यादा इसलिए लिखा नहीं, फिर भी लिख देते हैं चलो। तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है और बीटा पार्टिकल नेगेटिव है और ये न्यूट्रल है, दीज आर न्यूट्रल। अगला पॉइंट वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी वाला पॉइंट क्या कहता है भाई, वेलोसिटी पॉइंट कहता है कि इनकी वेलोसिटी जो है सबसे कम है, ये 1/10 टाइम्स है लाइट की वेलोसिटी की। अल्फा की वेलोसिटी सबसे कम है, लाइट की वेलोसिटी से 10 गुना कम है, 10 टाइम्स, 1/10 टाइम बोलते हैं इसको, यानी 10 गुना कम है। बीटा की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के तकरीबन बराबर है, अप्रॉक्स का वर्ड है, तकरीबन, थोड़ी सी कम। बार्टर रेट जिसे कहते हैं ना, 999, 1000 रुपये नहीं है, 999 है, थोड़ी सी कम है। और यहाँ एग्जैक्ट का वर्ड है, एग्जैक्ट का मतलब है बिल्कुल बराबर। तो वेलोसिटी भी आपने ज़हन में बैठा ली, अल्फा की सबसे कम है, 10 गुना कम है लाइट से, बीटा तकरीबन बराबर और गैमा बिल्कुल बराबर। अब आखिर में 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ जगह नहीं है तो नीचे पढ़ा रहा हूँ। आखिर में 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक है आयनाइजेशन पावर और एक है पेनिट्रेटिंग पावर।
दोनों का मतलब समझ लो पहले, आपको फिर क्लियर हो जाएगा। आयनाइजेशन पावर का मतलब होता है कि पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल से टकरा के उस पर कितना फिजिकल इम्पैक्ट डाल रहा है, कितना असर डाल रहा है फिजिकली, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन पावर। एक दफ़ा और सुन लें, कोई भी पार्टिकल किसी एटम या किसी दूसरे पार्टिकल पर टकराकर जितना फिजिकल इम्पैक्ट डालेगा, जितना फिजिकल असर डालेगा, जितनी फोर्स एग्जर्ट कर सकता होगा, वो उसकी आयनाइजेशन पावर है। जितनी ज़्यादा एग्जर्ट करेगा उतनी आयनाइजेशन पावर ज़्यादा होगी। पेनिट्रेटिंग पावर भी कोई अलग चीज़ है। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होता है कि कोई पार्टिकल किसी एटम में या किसी दूसरे पार्टिकल में या किसी बॉडी में टकरा के कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है, ये पेनिट्रेटिंग पावर है, कितनी दूर तक जा सकता है। आपने बातों बातों में अंदाज़ा लगाना है कि किस किस पे डिपेंड कर रहा है। ये मैंने बहुत इसीलिए थोड़ा सा फोकस करके जुमले बोले। आयनाइजेशन पावर का मतलब है कितनी फोर्स लगा सकता है, और पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब है कितनी दूर तक जा सकता है। तो इन दो बातों से आपको क्या क्लियर होता है कि आयनाइजेशन पावर डिपेंड करेगी किसके ऊपर, मास के ऊपर। जितना ज़्यादा मास होगा आयनाइजेशन पावर उतनी ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा मास होगा फोर्स उतना ज़्यादा एग्जर्ट करेगा, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फिजिकल इम्पैक्ट डालेगा। और पेनिट्रेटिंग पावर में आपने अंदाज़ा लगाया कितनी दूर तक जाएगा, तो ये डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी दूर तक जाएगा, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी दूर तक जाएगा। तो आयनाइजेशन पावर डिपेंड कर रहा है मास पे, पेनिट्रेटिंग पावर डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे। अब ज़रा आप बारी बारी तीनों की मुझे बता दें आप, क्योंकि मैंने आपको मास और वेलोसिटी सब ऊपर बताया हुआ है। तो क्योंकि मास के लिहाज से अल्फ़ा नंबर 1 पर है, अल्फ़ा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के बराबर है, इसका मास सबसे ज़्यादा है। बीटा नंबर 2 पर है, गैमा का मास है नहीं। तो आयनाइजेशन पावर में नंबर 1 पे कौन होगा भाई? आयनाइजेशन पावर में नंबर 1 पे कौन होगा? अल्फ़ा, नंबर 2 पे बीटा और नंबर 3 पे गैमा। सबसे ज़्यादा मास अल्फ़ा का है, तो आयनाइजेशन पावर इसकी सबसे ज़्यादा है। बीटा नंबर 2 पर है, और गैमा जो है इसको अक्सर ये भी कहते हैं कि इसमें आयनाइजेशन पावर है ही नहीं, पर कुछ एक्सपेरिमेंट में साबित हुआ है। वो आपके लेवल की चीज़ नहीं है, पर आपने जहन में रखना है कि जो गैमा पार्टिकल्स हैं इनका जो आयनाइजेशन पावर है वो नेग्लिजिबल है। आप किताब फॉलो करें, नेग्लिजिबल बोले, वैसे है नहीं, क्योंकि मास ही नहीं है इनका, तो आयनाइजेशन पावर है नहीं, पर मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, लिहाजा आप इसको नेग्लिजिबल बोलेंगे। पेनिट्रेटिंग पावर क्योंकि डिपेंड करती है वेलोसिटी पे, तो इसमें कैटेगरी क्या होगी? नंबर 1, 2, 3 की आप जहन में बनाएं। तो इसमें कैटेगरी क्या होगी? नंबर 1 पे इसमें गैमा आएगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, लाइट की वेलोसिटी के बराबर है। नंबर 2 पे कौन आएगा? नंबर 2 पे फिर बीटा आएगा, बेचारा ये दोनों तरफ नंबर 2 पर है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी गैमा से कम है। और नंबर 3 पे आपकी अल्फ़ा आएगा, क्योंकि अल्फ़ा की जो वेलोसिटी है वो अच्छी खासी कम है, 10 गुना कम है लाइट की वेलोसिटी से। तो आयनाइजेशन पावर फिजिकल इम्पैक्ट को बोलते हैं। इस पर अल्फ़ा नंबर 1 पर है, बीटा नंबर 2 पर है, गैमा नंबर 3 पर है। पेनिट्रेटिंग पावर इस बात को बोलते हैं कि कितनी दूर तक जा सकता है पार्टिकल, तो इसमें नंबर 1 पे कौन है? गैमा, नंबर 2 पे बीटा और नंबर 3 पे अल्फ़ा। तो ये हमने रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक ख़त्म कर लिया है। पहले इसकी हमने वो डिस्कवरी पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ी, अल्फ़ा बीटा गैमा की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। तो आज के जो लेक्चर के 2 हिस्से थे, पहले लेक्चर के हिस्से में हमने कैथोड रेज उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, दूसरे हिस्से में हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और रेडियो एक्टिविटी कर लिया। इसी तरह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह मेरा, उसमें हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। फिर टाइम बचा तो हम रदरफर्ड के मॉडल पे जाएंगे, फिर बोर का मॉडल है, डेरिवेशन क्योंकि आपने करनी नहीं है तो ज़रा आसानी है। तो चार्ट तकरीबन इस तरह का, ये जो मैंने दोनों लेक्चर मिला के लिए, इसको मैं एक लेक्चर बोलता हूँ। ये एक लेक्चर है, 2 पार्ट्स हैं एक लेक्चर के, तो इस तरह के 3 से 4 पार्ट्स लगेंगे। ज़रा बड़ा चैप्टर है और तवज्जो से पढ़ना है आपने, इसको सीखना है। अगर रिकॉर्डिंग 1 से 2 दफ़ा भी सुननी पड़े तो सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो अगली वीक अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तो उसमें हम इंशाल्लाह इस बात को आगे बढ़ाएंगे। और अभी तक के लिए सबको दुआ में याद रखिएगा। अभी के लिए हम अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं, लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।